तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज क्लास में आप लोगों को बताने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्लास 10 के बिहार बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। और जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या में हम आप लोगों को पहला एक लेक्चर दे चुके हैं, जो वास्तविक संख्या में आप लोगों को बता दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, लॉसॉ कैसे निकालते हैं, मॉसॉ कैसे निकालते हैं। लेकिन उसको हम फिर से थोड़ा रिकैप करके शॉर्ट फॉर्म में आपको हम फिर से बता देंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों को क्लियर होगा। और आज का क्लास आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आप लोगों का वास्तविक संख्या का डर खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपका करवा देंगे, चाहे वो आपका प्राथमिक गणित का बुक हो, यानी कि या तो वो एनसीईआरटी हो, या आपका प्राथमिक गणित हो, या आपका कोई भी बुक हो मैथ्स का, या वो आपका क्वेश्चन बैंक हो। क्वेश्चन बैंक के साथ हम आप लोगों को करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक के साथ आप लोगों को हम क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज क्लास आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। प्लीज अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्लास आपका क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्लास हम आपके स्टार्ट करते हैं। और आज पढ़ेंगे क्या? वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो देखिए, उस दिन क्या क्या पढ़ा दिए थे, अब आप लोगों को रिकैप करते हैं। ठीक है, उस दिन क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले क्या पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ना है वो बता देते हैं आप लोगों को। उस दिन पढ़े थे क्या कि सबसे पहले पढ़े थे कि सम संख्या क्या होता है। क्या पढ़े थे कि सम संख्या क्या होता है, हम रिकैप कर रहे थे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कि सम संख्या क्या होता है, तो हम बता दिए थे कि जो नंबर 2 से डिविजिबिलिटी होगा, जो नंबर 2 से विभाज्य होगा, यानी कि जो नंबर 2 से कटेगा, जो संख्या 2 से कटेगा, क्या होगा, जो संख्या 2 से कटेगा, क्या होगा, जो संख्या 2 से कटेगा, वो क्या होगा आपका सम संख्या होगा। और एक चीज और बताए थे कि जो नंबर 2 से कटेगा ही नहीं, उसके इकाई अंक में कौन कौन सा डिजिट होना चाहिए, उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 अगर होगा तो वो नंबर आपका 2 से मतलब 2 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी होगा। क्या होगा? 2 का डिविजिबिलिटी होगा। इंग्लिश में बता रहे, क्योंकि लोग कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से और ये वीडियो को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम भी लाएंगे, लेकिन लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो जो नंबर 2 से कटने वाला होगा ना, जो दो से संख्या से कटेगा, उस नंबर के अंत में, यानी कि उस नंबर के इकाई अंक पे क्या क्या होना चाहिए, तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 48 है, तो इसके इकाई अंक में कौन सा नंबर आ गया, 8 आ गया। तो 8 देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका सम संख्या है। अगर आपको एक नंबर दे दे हम कि 1 लाख, मान लीजिए ये नंबर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर दे दिया आपको, तो लास्ट में फिर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मान लीजिए अगर ये 2 रहता फिर भी कट जाता, अगर मान लीजिए यहाँ 6 रहता फिर भी कटता, 0 रहता तब भी कट जाता है। क्यों कटता? क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए हैं कि जो नंबर 2 से कटना होगा, जो नंबर 2 से कटेगा, उसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 होगा। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जो 2 से कटेगा उसको सम संख्या कहते हैं। लेकिन जो जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, वही सम संख्या होता है, और वो 2 का डिविजिबिलिटी होता है, मतलब 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, ये पढ़ लिए थे। फिर पढ़े थे क्या कि विषम संख्या क्या होता है, फिर पढ़े थे विषम संख्या। ये सब आपको रिकैप करवा रहे, तो प्लीज समझिएगा विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या बताए थे जो संख्या इसको हम जल्दी लिख रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ, लेकिन आप लोगों को समझाने का कोशिश जरूर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आएगा आप लोगों को। समझ इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे। पिछला वीडियो देख लीजिएगा वास्तविक संख्या का। ठीक है, खुद आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे आज हम, फिर मिल जाएगा आपको और देख लीजिएगा। तो जो संख्या 2 से क्या होगा, जो संख्या 2 से क्या करेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। और इसके इकाई अंक में क्या क्या होना चाहिए, तो इसके इकाई अंक में होगा आपका 1 3 5 7 9। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 आपको दिखता है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका 3 से, मतलब कि 2 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा, मतलब वो 2 से नहीं कटेगा। क्या होगा, वो 2 से नहीं कटेगा। मतलब देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 9 ये नंबर दे दिया। तो इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में यानी कि इसके इकाई अंक पे, और इकाई अंक को हम लोग बोलते हैं वंश पैलेस। क्या, वंश की जगह पे क्या आ रहा है हमारा, तो 9 आ रहा है। तो 9 जब आ रहा है तो वो क्या है हमारा, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो सर ऑड नंबर है, क्योंकि उसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। इतना क्लियर होगा, हम मानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब आप लोग को बता दिए थे। फिर क्या बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और वास्तविक संख्या क्या होता है। इस चैप्टर का नाम भी आपका वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले बताते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोगों को बता दिए थे, क्या कि परिमेय संख्या
क्या कि परिमेय संख्या क्या होता है भैया, परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या बताया था आप लोगों को कि जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखा होगा, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का होगा, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का होगा और q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, वो क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। मतलब क्या हो, जो नंबर आपके p बाई क्यू के रूप का तो हो लेकिन q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, मतलब q का मान आपका 0 नहीं हो सकता है। नंबर देखिए एग्जांपल लेके समझा देंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक नंबर है जो कि p बाई क्यू के रूप का तो है। अब ये देखिए p बाई क्यू के रूप का है, तो अगर आप 5/4 लिख देते हैं तो ये भी p बाई क्यू के रूप में है। अगर आप 7/4 लिख दे, 9/4 लिख दे, 9/8 लिख दे, 9/4 लिख दे, 7/2 लिख दे, ये सब क्या है आपका p बाई क्यू के रूप का है, मतलब भिन्न है ना। p बाई क्यू के रूप का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक रूल और भी है, ये भी लिख सकते हैं इसको 5/0 अभी लिख सकते हैं ना, लेकिन अभी रूल क्या आया है कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q हमको 0 नहीं चाहिए, q का मान हमको 0 नहीं चाहिए। मतलब क्या चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है ये नहीं होगा, ये 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 होगा, लेकिन ये नंबर क्यों नहीं होगा, ये वाला 5/0, क्योंकि इसके नीचे 0 है। ये बोलता है कि वो p बाई क्यू के रूप का तो हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5/0 हो गया, 4/0 हो गया, 3/0, मतलब कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 होगा, कोई भी नंबर के अगर नीचे n नंबर है, कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, और अपरिमेय संख्या बता दिए थे, क्या अपरिमेय संख्या बताए थे, जस्ट इसका उल्टा। जो लोग उस दिन क्लास किए होंगे उन लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ रिकैप करवा रहे हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या लिख दीजिएगा ऐसे, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का होगा। अब ये बताइए आप लोग, वैसी संख्या, एक मिनट बताइएगा आप लोग कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो कि नहीं हो। अब बताइए, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो कि नहीं हो, तो बिल्कुल नहीं हो। क्या हो, नहीं होगा। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, होगा, और अपरिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, और इसमें भी क्या होगा, q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसमें भी q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए p बाई क्यू के रूप का नहीं होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लिख दें कि p बाई क्यू के रूप का होगा, p बाई क्यू के रूप का क्या है, नहीं होगा, यहाँ लिखता है नहीं होगा p बाई क्यू के रूप का, तो p बाई क्यू के रूप का नहीं होगा। वो तो हो रहा था, मतलब 5/4, 7/4, 9/8 कुछ भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो बोला नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, √3/1, √3/1। अब ये क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या रूट में नहीं होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या में रूट में कौन होगा, जिसका वैल्यू कटेगा, जिसका वैल्यू नहीं कटेगा वो नहीं होगा, समझिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यार √64 होता तो ये नहीं होता, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, मतलब कि इसका वर्गमूल निकल जाता है 8। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर आप लोग को ये भी बता दिए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो जो p बाई क्यू के रूप का होगा, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होगा, q का मान 0 नहीं होगा। और बताए थे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होगा, और q इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। क्या होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि √3। ठीक है, इसमें और एग्जांपल लिख दीजिएगा, √3 लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा पाई। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि पाई एक डैश संख्या है, पाई एक डैश संख्या है, डैश संख्या, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो ये लिखिएगा क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर होगा। फिर पढ़ेंगे क्या हम लोग पढ़ेंगे कि अब वास्तविक संख्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, सिंपल समझ लीजिए कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो जोड़ते हैं ना, तो जो हमारा वैल्यू निकलता है ना, वो वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम एक कर देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम सम्मिलित कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना क्लियर होगा, ठीक है, इतना तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को इतना क्लियर है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो अब हम बता दिए कि आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो इतना क्लियर हो गया। फिर बताएं वास्तविक संख्या क्या होता है, तो बताएं हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल के बराबर होता है, ये भी बता दिए। अब आते हैं हम लोग क्या कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए अब ये बता देते हैं आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन भी हम आज ही करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए कि हमारा अब आता है क्या, यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि। अब इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम भाग विधि। मतलब यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा आप लोगों को क्या निकालना होता है कि भाग, मतलब मौशा ज्ञात करना होता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा मौशा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड एल्गोरिदम होता क्या है, इसका फॉर्म क्या होता है, तो हम बताते हैं आप लोगों को। यूक्लिड एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब ये a बराबर बी क्यू प्लस का आर कहां से आया और ये a बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या, तो हम बताते हैं आप लोगों को। आप लोग क्लास छोटी क्लास में पढ़े होंगे, 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। एक एग्जांपल लेके बताते हैं आप लोग को। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ 16 है, ठीक है, जैसे यहाँ 16 है, या 16 नहीं लेते हम यहाँ पे, यहाँ हम एक 17 ले लेते हैं। ठीक है, 17 ले लिए। अब इसको हम 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए। अब काटने आता है तो इजी है, लेकिन हम समझाने के लिए समझाए। 2 8 16, मतलब 2 8 जा 16 और 7 में से 6 गया 1, मतलब 2 8 16 कट गया और रिमाइंडर हमारा 1। अब हिंदी में बोलते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सबको हम बता देते हैं। सबसे पहले इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं a। ठीक है, a बराबर बी क्यू। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब a को बोलते हैं भाज्य। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। शेष को हम लोग शेष भी लिख सकते हैं या शेष फल भी लिख देते हैं, तो शेष फल ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसी फॉर्मूला के पैटर्न पे आया है ये फॉर्मूला। a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। अब देखिए, अब समझिएगा, 2 को डिवाइड किए 17 से, तो 2 8 16 आया, 7 में से 6 गया 1 आया। अब बताते हैं ये a है, बोलता है ये भाज्य। अब हिंदी में बताते हैं, ये हमारा क्या, भाजक। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये, अरे रुकिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाज्य। ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा भाजक। जिससे डिवाइड देते हैं उसको भाजक, ऐसे याद रखिएगा, जिससे डिवाइड देते हैं उसको भाजक। ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल, मतलब कितना से भाग दिए, जितना से भाग दिए उसी को बोलते हैं भागफल। और इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, मतलब बोलते हैं इसको रिमाइंडर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये सब लिखने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखना क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r। तो r तो हमारा ये रिमाइंडर फिक्स है, q मतलब भागफल, a मतलब ये और b मतलब ये है। अब यही फॉर्मूला निकल गया कि a बराबर ये वाला a बराबर बी क्यू प्लस का r। मतलब a गुना किससे किया, a बराबर a तो इक्वल है ना, तो a इक्वल टू क्या हुआ कि ये 2 गुने 8 करेंगे हम लोग, 2 गुने 8 प्लस का 1 रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर, जो समझाना चाह समझिएगा, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है। यहाँ फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस का r। तो हमारा b क्या है, 2 है, Q क्या हमारा 8 है और R क्या हमारा 1 है। अब देखिए तो A का वैल्यू निकालना है, इस A का वैल्यू निकालना है। तो 2 8 16, 16 जोड़ 1 17, यानी कि A बराबर 17 का माना गया और A बराबर 17 यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ऐसे चेक होता है भाग एल्गोरिदम विधि, यानी कि भाग एल्गोरिदम विधि से हम निकालते क्या है। तो एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव है कि भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा
विधि द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है? तो भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा मोसो को ज्ञात किया जाता है। किसको ज्ञात किया जाता है? मोसो को ज्ञात किया जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे जो आपको इस भाग एल्गोरिदम विधि से बनाने होंगे, तो आप लोगों को बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना समझ आया है, क्यों इतना छोटा छोटा चीज बेसिक इसलिए समझ आया क्योंकि समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इतना समझ आ गया कि भाग एल्गोरिदम विधि कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो ए और बी क्यू प्लस का होता है भाग एल्गोरिदम विधि का फॉर्मूला होता है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इतना तक क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो देखिए इतना तक क्लियर होगा। तो देखिए इतना तक जो है आपका टॉपिक था, क्या इस चैप्टर का टॉपिक ही इतना था कि संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, फिर यूक्लिड एल्गोरिदम विधि क्या है। यही बता दिया कि a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है वही यूक्लिड एल्गोरिदम विधि होता है। a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, ये सब हम आपको यहाँ डिटेल में समझा दिए हैं कि कब क्या निकालना होगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक कोई आपके एग्जाम में कैसे पूछता है कि मान लीजिए क्वेश्चन देगा आपको, अब क्वेश्चन पे ही आएंगे क्योंकि अब आपका जो कॉन्सेप्ट वाला प्रक्रिया था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बस इतना तक समझ लीजिए, समझ नहीं आया होगा तो रिकॉर्डेड क्लास है, प्लीज पीछे करके स्किप कर करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आप लोग को, रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा, ये टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है आपका कि यदि, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि आपका क्वेश्चन रहेगा कि यदि आपका यदि क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन क्या बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। b का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करना है आपको कि b का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? b का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या दिया आपको, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72, q 8 तथा r 0 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब b मतलब क्या हुआ, तो b मतलब आपका ये हुआ कि भाजक का मान ज्ञात कीजिए, और भाजक कहने का मतलब है कि ये वाला b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको बनाना कैसे आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो a बराबर बी क्यू प्लस का r है। अब एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणन भागफल प्लस शेष, ऐसे करके नहीं बनाना है, आपको ऐसे बनाना है a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पे, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब देखिए जो वैल्यू जैसे दिया वैसे रख दीजिए। अब a का वैल्यू 72 दिया है, 72 लिख दीजिए। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ज्ञात करना है तो b को ऐसे ही छोड़ देंगे। q कितना है 8, तो q इंटू है, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो 8 इंटू r कितना है 0, 0 रख दिए। अब देखिए ऐसे बना रहे हैं आप लोग, ऐसे बना रहे हैं तो 72 बराबर क्या हो जाएगा 8b प्लस का 0। अब देखिए 0 इधर आएगा तो 0 घटा देगा, तो 72 बराबर 8b, इधर 0 होगा तो बात बराबर ही हो जाएगा, तो 72/8 बराबर b हो जाएगा। तो या आप इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर 72/8, तो कितना हो जाएगा 8 9 72, यानी कि b बराबर आपका क्या हो जाएगा 9, और b बराबर 9 जो होगा वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब b का वैल्यू निकल गया, b मतलब निकल गया क्या, भाजक का वैल्यू निकल गया। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिए एक बार, जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब आपसे बन जाएंगे। अब देखिए इस क्लास में सिर्फ हम आपको ये बताएंगे, थ्योरी बेस्ड बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इस कोई वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग देखने में दिक्कत ना हो, आप लोग को 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, देखिए एक होता है आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे सिर्फ क्वेश्चन बनाना, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है तो वो भी बता देते हैं आप लोग को कि अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ना। अब इसमें आएगा सिर्फ लॉसो और मौसो। लॉसो किसको बोलते हैं, मौसो किसको बोलते हैं, ये समझिए। लॉसो का मतलब क्या होता है और मौसो का मतलब क्या होता है। तो लॉसो का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना, मौसो का मतलब होता है एचसीएफ ज्ञात करना। अब एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मान लीजिए। मल्टीप्लाई मानना क्या है, मल्टीपल बोलते हैं लेकिन मल्टीप्लाई बोल देंगे, ठीक है।
मल्टीप्लाई पढ़िएगा, मल्टीपल बोलते हैं। अब HCF का होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये समझ आपको आया कि HCF क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉसो क्या होता है, मौसो। तो लॉसो को ही हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉसो को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, समावर्तक। और इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। इतना क्लियर होगा, देखिए हम ज्यादा लिखते नहीं है लेकिन आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इतना क्लियर होगा। अब आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16, 12 और 18 का मौसौ और लौसौ ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, देखिए ब्लू कलर से लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ आए। अगर क्वेश्चन रहेगा कि 16, 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसौ और लौसौ ज्ञात करें, मौसौ और लौसौ ज्ञात करें, कैसे कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 16, 12 और 18 क्या है, तो सबसे पहले 16 का तोड़िए, फिर आप लोग 12 का तोड़िए, फिर आप लोग 18 का तोड़िए। ये सब क्लास हम अगले क्लास में कराएंगे, भी सिर्फ समझना है तो समझिएगा। तो 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, यहाँ 2 से 6, 2 से 3, यहाँ 2 से 9, यहाँ 3 से 3, यहाँ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या कीजिएगा, सबको एक साथ सम्मिलित कर लीजिएगा, सबको इक्वल कर लीजिए। 16 बराबर कर लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 12 है, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। अब क्या है हमारा 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहां से मेन टॉपिक शुरू होता है कि अब हम पता कैसे करेंगे कि लघुत्तम क्या होगा, महत्तम क्या होगा। तो अब तो फैक्टर तोड़ दिए, गुणनखंड तोड़ दिए, तो पता कैसे करेंगे ना कि हमारा लॉसो क्या होगा, मौसो क्या होगा। लॉस और मौसो निकालने का तरीका इसी में होगा क्या, हाँ इसी में होगा। क्या कैसे होगा समझिए कि 16 है, 12 है और 18 है, 16, 12 और 18 को हम सबका क्या कर लिया, फैक्टर तोड़ लिया, सबका फैक्टर लिख भी दिए। अब हमको ये देखना है, ये चेक करना है कि किसमें कौन नंबर ऐसा है जो तीनों में आया है, तीनों में कॉमन किया है, ये समझना है। अब देखिए 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। अब 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 1 और 2 तो यहाँ पे हमको ये वाला कॉमन हो गया। तो इस कॉमन वाला लाइन को हम इसे घेर लेते हैं, घेरा पार के इसको कॉमन कर लिए। मतलब 1 और 2 मेरा कॉमन निकल गया। किस चीज को निकालने के लिए, तो देखिए जब भी निकालते हैं ना, तो जब भी निकालते हैं जो सिर्फ कम कॉमन है, मतलब सिर्फ कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा, वो आपका HCF होता है। और उसके बाद कॉमन निकालने के बाद जो बच जाता है उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका लघुत्तम होता है। तो समझिए यहाँ पे। अब देखिए 2 कॉमन हो गया। अब 3 देखिए, 3 दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अब 2 कहीं और एक्स्ट्रा है, इसमें 2 है तो 1 2 इसमें होना चाहिए था। 2 तो इसमें बहुत है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो ये अब संभव है, नहीं संभव है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो मतलब इसका मौसो जो होगा, मतलब इसका मौसो का मतलब होता है हमारा क्या, HCF जो होगा, इसका HCF जो होगा यानी कि मौसो जो होगा, ये मौसो कितना हो जाएगा, तो मौसो हमारा 2 निकल गया। क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसो निकालने का, तो मौसो हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब निकालना हमको लॉसो। लॉसो मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये 2 तो कॉमन किए तो हमारा मौसो निकल गया। अब देखिए 2 के बाद कितना बचा है, लॉसो निकालने के लिए 2 तो लिख लीजिए पहले, ये वाला 2 लिख दिए, कॉमन था। अब 1 और 2 बचा है, 1 2 3 4 2, 4 2 बचा है, तो 1 2 3 4 2 लिख दिए। अब क्या 3 बचा है, 1 2 3 बचा है, तीनों 3 को लिख लीजिए, गुने 3 गुने 3 गुने 3, इतना लिख दिए। अब देखिए अब गुना करा लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 गुने 27 कर लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27। अब 32 गुने 27 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग को ट्रिक बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए 7 दूना 14, 7 या 21, 22, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 2 6, 6 2 8 4। अब कितना आ गया हमारा, 864 आ गया। अब जो ये 864 आ गया तो कितना हो जाएगा, इसका मौसो क्या हो जाएगा 2, और इसका जो लॉसो हो जाएगा वो आएगा आपका 864। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से वो कैसे बनाना है आप लोग को, तो समझ देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, फैक्टराइजेशन बोला है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। सबका पहले क्या किए, 16 दिया, 16 का गुणनखंड निकाल दिए, 12 दिया, 12 का गुणनखंड निकाल लिए, 2 और 18 दिया, 18 का गुणनखंड निकाल दिए। लेकिन इस सबके गुणनखंड को आपको सामने सामने लिखना है क्योंकि इससे क्या होगा, कॉमन करने में आपको आसानी होगा। लेकिन वहां पे
आपको कॉमन करना है ना, तो वहाँ पे गोला नहीं कीजिएगा, कॉपी में बनाने के समय गोला नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा बस कि कौन कॉमन आ रहा है। जो सब में कॉमन होगा वो आपका 900 होगा, और जो कॉमन होने के बाद जो बचेगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा, मतलब लघुत्तम हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस हमको इतना ही समझाना था कि लॉसो क्या होता है, मौसा क्या होता है, आवाज गुणनखंड क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये सब आपको पहले बताए थे और आज भी बता दिए हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही बताए हैं कि क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम आप लोग से, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सम संख्या इसमें पूछेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सब पूछेगा, क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोग को। तो अगले क्लास में सिर्फ हम आपको क्वेश्चन लेके ही आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।